हेलो एवरीवन, राहुल दिस साइड। वन पेजर सेगमेंट जो हमारा है अंडर करेंटली, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट थीम की, दैट इज़ जो ट्राइबल या पीजेंट मूवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है और ये 2026 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पेज के अंदर सारी चीज़ें कवर्ड होंगी, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में 15-20 ईयर्स में आए हैं, उसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ इस वन पेजर सीट में क्या क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पक्का लाइक करो बिना सोचे, एंड शेयर कर दो एंड हाइप भी कर दो। ठीक है, ये वन पेजर सीट आपको मिलेगा। एक तो जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 का, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड जो हम कोशिश कर रहे हैं वन पेजर सीट के डिमांड को देखते हुए ऐप पे भी इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, आते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स एंड रिवॉल्ट्स। देखो, एक तो पीजेंट मूवमेंट हुआ था 1857 से पहले, उसे हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ईयर, मूवमेंट, कॉजेज, रीजंस क्या हैं, लीडर्स इस पे क्वेश्चन पूछता है, एंड आउटकम्स, ये 1857 के पहले का है। और इनको कलेक्टिवली काइंड ऑफ मेंस के लिए भी ये वन पेजर सीट आप यूज़ कर सकते हो। रीजंस क्या हैं एंड कंसिक्वेंसेस क्या हुए 1857 के पहले जो रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक है। संथाल वगैरह ये इस पर PYQ आ चुका है 25 से 56 के बीच में चला, प्रिसाइजली 1855-56 के बीच में, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन पीजेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1857, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि ये हमने पेज आपके लिए ऐड कर दिया है। जिस भी रिसोर्स को हमने यूज़ किया उनको क्रेडिट जाता है। देन वी हैव, इसी के अंदर हमने सेपरेटली डिस्कस किया है खेरा, एका, ठीक है, मापिला जो केरल में हुआ, देन बारदोली। फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है, ऑल इंडिया किसान सभा, प्रोविंशियल जो रिवॉल्ट्स हुए, एंड देन तेब भागा जो है, ते भागा, एंड देन वी हैव तेलंगाना मूवमेंट। मतलब सारी चीज़ें कवर्ड है। फिर हम आते हैं, ये तो पीजेंट वाला हो गया, हम आते हैं फिर ट्राइबल मूवमेंट्स पे। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, वही लोकेशन, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें, एंड ईयर क्या थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक पेज के अंदर सब समेटा हुआ है। 5 मिनट्स दोगे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, एंड इसको मैप के थ्रू भी हमने दिखा दिया है, देख लो। अगर कुछ रह गया ना ट्राइबल मूवमेंट में तो यहाँ ये कवर हो जाएगा। देन जो सिविल अपराइजिंग्स थी, सन्यासी से शुरू हुआ था, उसे भी हमने उसी तर्ज पे यहाँ आपके लिए रख दिया है, मतलब इंक्लूड कर लिया है। एंड मिलिट्री रिवॉल्ट्स, इसको भी इंक्लूड करा है। ठीक है, जैसे वेलोर म्यूटनी, ये सब हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ये एक्सक्लूड हो जाता है वाइल रिवाइजिंग। तो इस वन पेजर में पूरी तरह से हॉलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव, और उतनी ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चैनल पे अगेन कहूँगा, नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को पक्का लाइक करो। चलते हैं आज के करेंटली पे। 8 अप्रैल, थोड़े कम रिलीवेंट आर्टिकल्स आए थे, फिर भी हमने PYQ से कनेक्ट करते हुए, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक बच्चा ने पूछा था कि एक पर्टिकुलर एडिटोरियल का वो वीडियो देखते हैं हर दिन, तो क्या वो कवर होता है? तो डेफिनेटली यार, वी ट्राई की जो रेलिवेंट चीज़ें हैं। अब जैसे एडिटोरियल में भी क्या होता है ना, कि ऐसे डिस्कशन वाले जो मतलब कि आपको लेक्चर्स आ रहे हैं रिस्पेक्टफुली, तो इरेलीवेंट चीज़ों को भी उनको बस एडिटोरियल में डिस्कस करना पड़ता है। तो हम क्या करें, जो रेलिवेंट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को कंसिडर करता हूँ। आज जो है अरब, जो मतलब कि इस पे सी राजा मोहन का आर्टिकल आया, एडिटोरियल था अंडर इन इंडियन एक्सप्रेस, तो उससे मैंने कवर किया है। बॉम्बे स्कूल एंड लुधियाना स्कूल, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है ना, उनको और ये रेलिवेंट लगेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल्स ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, उस दिन डिस्कस नहीं करते हैं, फर्दर अगले दिन। क्योंकि कोई भी न्यूज़ ना, ऐसा है ना कि कोई भी न्यूज़ आया ना, तो दोनों न्यूज़पेपर को कलेक्टिवली अगर देखो तो 1 महीने तक चलता है वो। ठीक है, और बहुत, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे SIR है, तो ये तो 8 महीने, जब से बिहार इलेक्शन स्टार्ट हुए तब से ही चल रहा है, और इस पे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन दिखेगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट, किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करा रही है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आज का आर्टिकल है
अपोजिशन ने जो नोटिस भेजा था लोकसभा एंड राज्यसभा के थ्रू टू दी चेयरमैन एंड जो मतलब लोकसभा स्पीकर होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, किस लिए भेजा गया था? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव करने के लिए। हम पूरा मामला देखेंगे एंड इस पे यूपीएससी क्वेश्चन भी प्रीलिम्स और मेंस में पूछता है, तो हम इसे बेसिक लेवल पे जाके रेलिवेंट आर्टिकल्स, जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, उसे डिस्कस करेंगे, समझेंगे और क्या मामला है पूरी तरीके से, करंट, बेस, स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज। ये वाला पीवाईक्यू मैंने कई बार कराया, एक बार और कर लो। 2017 का क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन पे, ये 5 मेंबर बॉडी है, इज इट करेक्ट? यू हैव टू डिसाइड। क्या होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है इलेक्शन स्केड्यूल एंड कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस? क्या ये सच है? आपको तय करना है कि होम मिनिस्ट्री इलेक्शन स्केड्यूल डिसाइड करती है। Then the third statement in this question is election commission resolves the disputes relating to splits and mergers। जो splits और mergers होते हैं ना, मतलब कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। तो ये 3 स्टेटमेंट है, कितने करेक्ट है आप बता देना। मैं इस आर्टिकल को अब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, इसके बारे में और डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। इसके अंदर अगर सीईसी को रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, तो जो लोकसभा है उसमें 100 एटलीस्ट 100 एमपीज के समर्थन की ज़रूरत है एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स की। ये आता है फ्रॉम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसी बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो करेंट है ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने के लिए नोटिस भेजा गया था ऑन 12th ऑफ मार्च, दोनों हाउसेस में। मतलब डेट ऊपर नीचे हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो नोटिस भेजा गया था, तो इस नोटिस को दोनों हाउसेस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब बात ये उठती है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट का क्या मतलब है, मतलब सीईसी से के रिमूवल से। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो तो आर्टिकल 325 क्लॉज 5 ये कहता है कि जो सीईसी रिमूव होगा ना, वो उस सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5। अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है, वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दे रखा है। 2 शर्त हैं, एक तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होना चाहिए। इस बेसिस पे उन्हें रिमूव किया जाएगा। पूरा प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया हुआ है। और इसके लिए मेजॉरिटी कैसी चाहिए? पार्लियामेंट में वोटिंग होती है दोनों हाउसेस में, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ये वाला मेजॉरिटी आपको के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होगा। अब हम आते हैं 1968 एक्ट में क्या है। तो प्रोसीजर क्या होता है? मोशन तो एडमिट हुआ ही नहीं, नोटिस दिया गया दोनों हाउसेस में, फिर वो मोशन अगर एडमिट होता तो मोशन बन जाता, यहाँ देख लो। फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती, इंक्वायरी करती कि क्या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हुआ है नहीं हुआ है, इस इंक्वायरी कमेटी के थ्रू निकलता। फिर प्रूफ ऑफ चार्जेस होता, मतलब इंक्वायरी कमेटी करती। उसके बाद पार्लियामेंट्री वोटिंग, जिसके लिए मेजॉरिटी बता दिया है यहाँ पे, प्लस प्रेसिडेंट के पास तब ये वोटिंग के बाद जाता एंड ऑर्डर प्रेसिडेंट दे के इनको रिमूव कर देते अगर प्रूव हो जाता इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। ये तरीका है सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का। बट दिक्कत क्या हुई है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू, मतलब कि अपोजिशन के इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, जो नोटिस भेजी गई है ना, उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। उसके पीछे के रीजंस बताए गए हैं, डिटेल्ड वे में बताया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने। नो प्राइमा फेसी मिसबिहेवियर, देखो 2 शर्त है ना हटाने का, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो प्राइमा फेसी का क्या मतलब? फर्स्ट एविडेंस के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि कोई मिसबिहेवियर का जो है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो आरोप लग रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीज़न दिया। दूसरा, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नॉट मेट। तो जो एलिगेशंस लगाए गए, मतलब वही मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, वो आप
फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब जो आपने नोटिस भेजा है उसके अंदर, जो अपोजिशन ने भेजी है। एविडेंस का लैक तो है ही, ये ऐसा कह रहा है कि आपने कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं दिए जिसके बेसिस पे मैं उस नोटिस को मैं मोशन में कन्वर्ट करता एंड देन इंक्वायरी वगैरह बैठती। सब जुडिस है मामला, ये वही पार्लियामेंट्री एक्ट है, आपको पता होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनूप बर्नवाल केस के बाद जो आया था वो अभी सब जुडिस है, मतलब कि उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में फिर से पिटीशन डाला गया है, उस पर डिसीजन लेना है। तो एक रीज़न ये भी दिया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है वो अभी मामला सब जुडिस है, इसके बेसिस पे भी जो है अपोजिशन ने बोला कि नियुक्ति जो है वो होना चाहिए, आपको चीफ जस्टिस को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। एंड ईसी के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, उसी को यूज़ कर रहा है। तो सुप्रीम जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो अपने दायरे में रह के, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट आया उसके बेसिस पे क्या है कि वो अपने दायरे में रह के अपने पावर्स का सही वे में यूज़ कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, इन बेसिस पे रिजेक्ट किया गया प्ली। और मेन जो कॉज ऑफ कंसर्न अपोजिशन ने उठाया था कि बायस्ड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, खास करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें जो करंट यूनियन गवर्नमेंट है उसके हित में काम कर रही है, ठीक है। जो मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मदद करने की कोशिश करी, ये एक बड़ा सा रीज़न था, इस खास करके एसआईआर को लेकर, ठीक है। तो हमने इस पूरे आर्टिकल में कोर बेसिक्स देखे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे, प्रोसीजर देखा, किस तरह से मेजॉरिटी होनी चाहिए ये देख लिया, और जो इंपॉर्टेंट करंट रेलिवेंट है वो भी देख लिया, मतलब किस बेसिस पर रिजेक्ट किया गया है। फाइन, क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मेंबर बॉडी है, एक सीईसी और 2 ईसीस इलेक्शन कमिश्नर। तो पहला इनकरेक्ट, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगा इलेक्शन स्केड्यूल एंड कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, तो ये दोनों गलत है। एंड इलेक्शन कमीशन करता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब स्प्लिट मर्जर्स वाला डिस्प्यूट आता है उसको रिजॉल्व। सो थर्ड विल बी दी ओनली करेक्ट, सो डी इज द आंसर। सेकेंड आर्टिकल है, ओडिशा से आया है। एक प्रपोज्ड माइनिंग साइट है अंडर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो वेदांता ग्रुप को 50 ईयर्स के लिए दिया गया है बॉक्साइट के लिए, माइनिंग के लिए, ठीक है। अब ये प्रपोज्ड है, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वहाँ के जो लोकल हैं, खासकर जो ट्राइबल पीपल है ना, इस माइनिंग प्रोजेक्ट का एक तरह से मतलब प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एथिक्स के लिए एग्जाम्पल हो सकता है, एनवायरनमेंट GS3 के लिए एग्जाम्पल हो सकता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो बॉक्साइट्स माइनिंग के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइवलीहुड वर्सेस या ट्राइबल जो राइट्स है उसके वर्सेस डेवलपमेंट या माइनिंग कह सकते हो, उसका एक करंट जीता जागता एग्जाम्पल है जिसे हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्साइट हम देखेंगे प्रेजेंस क्या है उड़ीसा में। यूपीएससी जो है क्वेश्चंस बनाता है, स्टेट्स कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, कंट्री कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, एंड इम्पॉर्टेंट जो ओर्स होते हैं, जैसे बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो उसी बेसिस पे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये किस पार्टिकुलर एलिमेंट का, इधर जो आपको दिख रहा है आउट ऑफ 4 उसका ओर है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं हम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। चलते हैं हम इस आर्टिकल में। तो ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज अगेंस्ट प्रपोज्ड बॉक्साइट माइनिंग। जो सीजी मली मतलब रीजन है, रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइनिंग डेवलपमेंट एंड दूसरा ट्राइबल एंड लाइवलीहुड एनवायरनमेंट कंसर्न, इस दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। जहाँ तक बात की जाए कि ओडिशा का पोजीशन क्या है व्हेन इट कम्स टू बॉक्साइट, तो ओडिशा के पास ऑलमोस्ट 50% रिजर्व्स हैं एंड प्रोडक्शन भी करता है इंडिया में ओडिशा बॉक्साइट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट है, लाइट होता है, मेटल है, एंड एविएशन इंडस्ट्री में इसका हैवी यूज होता है, खास अभी आगे भी ईवीज में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में, कोरापट, कालाहांडी एंड रायगढ़, इसी की हम अभी बात कर रहे हैं। और जो डिपोजिट्स है वो ईस्टर्न घाट, उड़ीसा ईस्टर्न घाट है ना उड़ीसा के अंदर, तो ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न उड़ीसा के अंदर है, तो वो डिपोजिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है बॉक्साइट के। जहाँ तक बात है टॉप इंडिया में क्या पोजीशन, तो मैंने
इंडिया का क्या पोजीशन है ग्लोबली, तो इंडिया टॉप 5-6 प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट्स में काउंट किया जाता है। ग्लोबल शेयर की बात की जाए तो 5%। एंड ये बैकबोन है एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है, बॉक्साइट ऑब्वियसली उसका और है। देन वी हैव टॉप 3 स्टेट, मैंने बोला ऑलमोस्ट 50%, 24-25% गुजरात में, एंड देन झारखंड आई थिंक 9%। ठीक है, टॉप 3 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जब बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी एंड चाइना। कोबाल्ट पे पूछ चुका है यूपीएससी, डीआरसी है, मे भी यूपीएससी पूछ दे बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, आई थिंक पूछा भी है 2024 या 2025 में, इनडायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली, नॉट कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ओर्स पे भी क्वेश्चन आता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम, हेमाटाइट मैग्नेटाइट आपको पता है आयरन, चैल्कोपायराइट कॉपर, गैलीना जो है लीड है इसका, मतलब ओर जो है गैलीना है, जिंक का भी स्फेलेराइट, ये याद कर लेना, कैसीटेराइट, सिनाबार मरकरी का मतलब ये टीन का हो गया। इसी तरीके से यूरेनियम का पिच ब्लेंड, डोलोमाइट हो गया मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का, जिप्सन हो गया कैल्शियम का, एंड इल्मेनाइट अभी हमने जो देखा था वो टाइटेनियम का है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया है, एंड आई थिंक बीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये है इसका आंसर डी। चलते हम तीसरे आर्टिकल पे, साबरीमाला इशू। ठीक है, पूरा इशू समझाऊंगा बेसिक्स से, एंड क्या अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर, इस पे हम जाएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन कर लो 2020 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स का कैटेगरी है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं आपको पता होगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जाओ तो इसमें से कौन सा अनटचेबिलिटी के बारे में कैटेगरी, यहाँ पे आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, कैटेगरी पूछ रहा है, किस में आता है, अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या राइट टू इक्वालिटी, आपको इनमें डिसाइड करना है। ठीक है, चलते हैं पूरे मामले पे। अभी 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी है साबरीमाला इशू, जिसपे 2018 में जजमेंट आया था। ठीक है, क्या है इशू मैं समझाता हूँ, पता भी होगा आपको। सबसे पहले आप जान लो, एक इम्पॉर्टेंट डेटी है जो कि हिल टॉप पे केरला में, अयप्पा नाम है, और माना जाता है कि वो शिव और विष्णु के जो मतलब कि लेडी रूप, मोहिनी आई गेस, तो इनसे जो सन हुआ है उनको लॉर्ड अयप्पा कहा जाता है। ही वॉज अ ब्रह्मचारी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एंड उन्हीं की पूजा केरला में करते हैं डिवोटीज। अब उनकी जो पूजा होती है तो वहाँ पे एक बहुत सालों से एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो मेनिस्ट्रेशन वाले एज, मतलब जो लड़कियाँ या वेमेन होती है, उनको अलाउड नहीं होता है टू इंटर दी अयप्पा जो श्राइन है, जो मतलब कि तीर्थस्थल है। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये दिया गया, ये मान्यता है कि वो ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे, तो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि 10 to 50 ईयर्स के बीच में जो विमेन हैं, गर्ल हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू गो टू द टेम्पल। ये इशू था, इसको सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया, किस बेसिस पे, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ब्रीच हो रहा है, क्योंकि एक पार्टिकुलर एज ग्रुप की वेमेन को आप अलाउ नहीं करने दे रहे हो मंदिर जाने के लिए, तो आर्टिकल 14 को ब्रीच करने की बात इसमें कही गई पिटिशन में, 2018 की बात कर रहा हूँ। एंड आर्टिकल 25 इसको भी ब्रीच करने की बात की गई, राइट टू फ्रीडम, उसको भी वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे 5 जज बेंच बैठी थी 2018 में, और उन्होंने 4:1 में ये मतलब कि जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो ब्रीच, आर्टिकल 14 का ब्रीच, आर्टिकल 25 का ब्रीच, इवन आर्टिकल 15 का भी ब्रीच किया जा रहा है, एंट्री ना देकर जो उस एज ग्रुप की वेमेन है या गर्ल है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया कि वो भी इक्वली जा सकते हैं इनटू दी टेम्पल। ठीक है, फिर 2019 में इसको रिव्यू करने की बात कही गई इस जजमेंट की, तो एक लार्जर बेंच के पास इसे भेजा गया विदाउट पुटिंग स्टेइंग दिस जजमेंट। जो साबरीमाला का 2018 का जजमेंट आया था उसे, उस पर ना स्टे लगाते हुए
रिव्यू करने के लिए 9 जज बेंच का जो है एक तरह से गठन किया जाना था, एंड ये उसी बेसिस पे अभी इसका जजमेंट चल रहा है, जो एक लंबा प्रोसेस होगा। 9 जज बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, आपको पता होना चाहिए, एंड समय लगेगा और बहुत सारे पहलुओं पे डिस्कस होगी। वही है रिलीजियस फ्रीडम की, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, देन आर्टिकल 25, 26, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 17 ये मुझे डिस्कस करना था अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। तो जो 2018 का जजमेंट आया था, ब्रीच तो कहा ही गया आर्टिकल 20, 14, 25, 15 इन सब का, बट इसके साथ साथ राइट टू मैं राइट टू अनटचेबिलिटी कह रहा हूँ व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस, स्लिप ऑफ टंग है। अब अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 17, और इस जजमेंट में रिमार्क दिया गया था वन ऑफ द जजेस के द्वारा 2018 वाले जजमेंट में कि अनटचेबिलिटी भी यहाँ पे इस मतलब कि प्रैक्टिस के अंदर जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं 10 to 15 ईयर्स की वेमेन को, मतलब उसके बीच में जो हैं, तो वो हम एक तरह से उन्हें अनटचेबल बना रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी का ट्रेडिशनल मतलब क्या रहा है? कास्ट बेसिस, कोई मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो वो फेस करते हैं, ट्रेडिशनली यही रहा है। तो अभी जो 9 जज बेंच बैठी है ना, तो वो उसमें से वन ऑफ द जजेस जो विमेन जज हैं, उन्होंने कहा कि ये अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 का कैसे वायलेशन है सबरीमाला में इंट्रोड्यूस नहीं होने देना विमेन को, जो कि इस एज ब्रैकेट में आती है, क्योंकि 3 दिन ही मंथ के होते हैं जिसमें मतलब कि सी सेड, आई थिंक नागरत्ना मैम, जो अभी, हाँ, जस्टिस नागरत्ना मैम ने कहा कि 3 दिन ही महीने के होते हैं मंथ के जिसमें आप अनटचेबल होते हो, बाकी मंथ में तो मंथ के जो डेज होते हैं उसमें तो नहीं होते। तो हाउ कैन वी दिस कंसिडर एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 अंडर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड अनटचेबिलिटी का जो है एबोलिसिस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस, मतलब कि हर एक फॉर्म में अनटचेबिलिटी का एबोलिशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, स्टे नहीं लगा हुआ है, विमेन ऑफ एवरी एज ग्रुप कैन गो देयर, लेकिन बार बार इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है। एंड अभी देखो 9 जज बेंच में क्या रिजल्ट सामने आएगा। 3-4 टर्म्स हैं जो राइट टू इक्वालिटी, मतलब आर्टिकल्स हैं जिसे हमें कंसिडर करना है इसके अंदर, एंड और मामला निखर के आगे आएगा। तो इसी चीज़ पे अभी आर्टिकल 17 पे डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, वही न्यूज़ में आ गया। अब अनटचेबिलिटी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 जो है 14 से 18 के बीच में आता है, मतलब सॉरी, राइट टू इक्वालिटी के कैटेगरी में आता है, जो कि 14 to 18 है। सो राइट टू इक्वालिटी होगा, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे। 4th आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल है, वेस्ट एशिया टेंशंस। अब सी राजा मोहन आप लोगों को पता होगा, जो खास करके पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि वो उनके जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत रेलिवेंट होते हैं हमारे ऑप्शनल के लिए, और हम इसे यूज़ करते हैं। आपको भी, आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, सी राजा मोहन ने कहा है कि इंडिया बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, उसके तरफ लीनियंसी बढ़ गई है। इंडियन जो थिंक टैंक है, फॉरेन जो कह सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री के अंदर। कैसे, ये मैं बताऊंगा। पहले 2 स्कूल्स के बारे में जान लो। बॉम्बे स्कूल क्या कहता है, और ये प्री ब्रिटिश एरा का ही स्कूल ऑफ थॉट है, फॉरेन रिलेशंस को लेकर जो है किस तरह से अप्रोच करना है उस पर, ठीक है। सो राजा मोहन सर का मानना है कि हम बॉम्बे स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉम्बे स्कूल क्या कहता है? मेरी टाइम, मतलब कि सी को कंसिडर करता है, ठीक है। फोकस ऑन अरेबियन सी, पर्सियन गल्फ, ट्रेड रूट्स, नेवल पावर, स्पोर्ट्स। जो बॉम्बे स्कूल है वो सीज पे फोकस करता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ या हमारे थ्रेट्स जो हैं यहीं से आते हैं, तो इधर फोकस करना होता है। ऑन द अदर हैंड लुधियाना स्कूल क्या कहता है, जो हमारे लैंड वाले जो फ्रंटियर्स पे थ्रेट हैं उधर सिक्योरिटी पे फोकस करना है। इधर क्या सिक्योरिटी पे किधर फोकस करना है? सी पर, बॉम्बे स्कूल में, लुधियाना स्कूल पे लैंड पे। तो ज़्यादा हमारा फोकस टिल्टेड रहा है लैंड के तरफ ही, लैंड फ्रंटियर्स पे। पाकिस्तान चाइना हमारा इम्पोर्टेंट एडवर्सरी रहा है,
तो हमारी जो सिक्योरिटी जिस तरह से मेजर्स हमने लिए हैं, डिसीजंस जो लिए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो वी फोकस्ड मोर ऑन लैंड फ्रंटियर्स रैदर सी वाला। तो अभी जो पूरा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कहना है सी राजा मोहन सर का कि हम बॉम्बे स्कूल की तरफ फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? सी वाले को हम बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट कहेंगे, जहाँ पे हम सी सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, लैंड सिक्योरिटी पे लुधियाना स्कूल। ठीक है, अब अभी जो टेंशन बढ़ा है तो वो उसमें दिखता है कि हम बॉम्बे स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब कॉलोनियल टाइम में दोनों अप्रोचेस को देखा जाता था, एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे ही, रिसोर्सेस आपको उसी तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया प्रायोरिटाइज कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी ड्यू टू पाकिस्तान एंड चाइना। आफ्टर 1990s रिफॉर्म्स मेरीटाइम इंपॉर्टेंस री इमर्ज। 90 के बाद अब गल्फ क्यों इंपॉर्टेंट इंडिया, मतलब कि ये जो बॉम्बे स्कूल है वो गल्फ के, जो गल्फ रीजन है, वेस्ट एशियन रीजन है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम बॉम्बे स्कूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तो 9 to 10 मिलियन ये चेंज होते रहता है, 9 to 10 मिलियन इंडियंस जो है वो अब्रॉड गल्फ में है। ठीक है, 50 बिलियन के आसपास रेमिटेंसेस वो भेजते हैं। क्रिटिकल एनर्जी डिपेंडेंस है, हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स का लिंकेजेस है वो भी मजबूत है विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसलिए एक रीज़न दिया जा रहा है बॉम्बे स्कूल की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, तो अब गल्फ पेरीफेरियल पे नहीं है, सेंट्रल टू इंडिया स्ट्रैटेजिक स्पेस। गल्फ जो रीजन है ये, अब गल्फ रीजन समझ रहे हो ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, जीसीसी, ईरान, इसराइल, ये सब आ जाए, पूरा मिडिल ईस्ट समझो, सिंपल पूरा मिडिल ईस्ट समझो अभी के लिए। बट राजा मोहन सर क्या कह रहे हैं कि हमें ना बैलेंस बना के चलना है, मतलब कि हमें ओवर रिलाई नहीं करना इन बॉम्बे स्कूल, सी सिक्योरिटी पे ही फोकस नहीं करना है। जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में बैलेंस करके चलते थे उसी तरीके से इसे भी फोकस करना है, मतलब कि पाकिस्तान एंड चाइना, यू कैन नॉट बिलीव ऑन देम। कॉन्टिनेंटल थ्रेट्स हैव नॉट डिसअपियर्ड, पाकिस्तान हॉस्टिलिटी एंड लैंड बॉर्डर्स स्टिल मैटर, इंडिया मस्ट बैलेंस मैरीटाइम जो एक्सपेंशन है विथ लैंड डेटरेंस। ठीक है, तो ये दो स्कूल समझ गए होंगे, अब इसे नोट कर लेना, पॉलिटिकल साइंस वाले खास करके। लास्ट आर्टिकल है, सिंपल सा आर्टिकल है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, बंगाल में चल रहा है और बंगाल में इलेक्शंस होने वाले, मतलब कि ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है कि एक तरह से रीवेरिफिकेशन करते हैं इलेक्टोरल रोल का, एंड मैंने कई बार बोला है कि इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स को पता होना चाहिए आपको। ईसीआई के पास पावर है अंडर 324, 325 एंड 326। एक में हम कंट्रोल करते हैं ओवर इलेक्शंस, ईसीआई को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके इंडिया में, तो यहाँ से पावर डिराइव करती। 325 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मतलब वोटर्स के बारे में बात करता है। 326 एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है। ठीक है, कि अधिकार होना चाहिए वोट का 18 या 18+ के लोगों के लिए। ठीक है, एज तो डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिसाइड होता है, पहले तो आई थिंक 21 था, फिर बाद में 18 ईयर्स हो गया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 21 क्लॉज 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। तो यहाँ पे रिवीजन ऑफ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, उसका पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और बाकी भी है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज एंड सेक्शन 23 इंक्लूजन ऑफ नेम्स, ये भी है। और देन वन मोर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पे इन्हीं 3 चीज़ों के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट्री एक्ट यहाँ पे 50-51 पे खेलेगा, आपको ध्यान रखना है, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, इस पे भी ध्यान रखना है। उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उस पर रूल 13, रूल 21A, इतना मत याद रखना बट ध्यान रखना कि कहाँ से पावर डिराइव हुआ है। अब क्या हो रहा है ना कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो है एक्सक्लूजन हो रहा है क्योंकि वो प्रूफ्स नहीं दे पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया है कि इस पूरे प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, गलत ना हो किसी के साथ। ठीक है, सबके राइट्स बरकरार रहे, तो बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें प्रायर नोटिस देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी गई कि आप प्रायर नोटिस दो बिफोर डिलीशन। अब हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मतलब कि मामला जाना चाहिए
जुडिशियल लेवल पे, ठीक है। एंड राइट टू अपील भी होनी चाहिए, जिसे इलेक्शन कमीशन फॉलो कर रही है। बट न्यूज़ क्या आया है कि ओवर 27 लाख वोटर्स एक्सक्लूडेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, आफ्टर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कैसे हो रहा है? इलेक्शन कमीशन के अंदर ही एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ERO, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के बेसिस पे जो है रिव्यू करती है। तो उसी के बेसिस पे जो जुडिशियल रिव्यू हुआ, तो 27 लाख वोटर्स वेस्ट बंगाल में उनको उनकी नाम जो है हटा दी गई। सो 12% फॉल इन इलेक्टोरेट, देख सकते हो नंबर। एंड टोटल डिलीशन जो है जब से SIR बिगन हुआ है वेस्ट बंगाल में, 91 लाख लोगों के नेम्स हट गए, स्पेशली जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। तो जैसे अपोजिशन कहती है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, एंड जो सरकार में पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया ज़्यादा घुस गए हैं, इसीलिए उनके एक्सक्लूजन सही है। तो ये वाद विवाद चलता है, बट पॉइंट इज़ किसी के साथ ये ना हो, मतलब कि अधिकार किसी का ख़त्म ना हो, एंड राइट वे में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए। अगर सही में वो घुसपैठिए हैं तो उनके लिए भी सरकार के पास सॉल्यूशन होना चाहिए, एंड जो नहीं है तो उनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। यही पूरा मामला था, इससे ज़्यादा इसमें जाना नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड हाइप एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। PDF आपको मिल जाएगा हमारे डेडिकेटेड ग्रुप पे, और अब ऐप पे भी वो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।